वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए दिन की शुरुआत करेंगे एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे दिन बरकरार रहना चाहिए। तो इसी के साथ में एक नए दिन में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना, ठीक है। इसी के साथ में पूरी प्लानिंग के साथ में दिन को यूटिलाइज करना, क्योंकि अगर प्लानिंग हाथ में नहीं रहेगी तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप लोग घर से तो निकल पड़े हैं पर ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, तो फिर पूरा टाइम बर्बाद कर कर शाम को बैठकर परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो कोई मतलब उस चीज का बनता नहीं है। तो प्लानिंग के साथ में अपने दिन को स्टार्ट करना है। तो किस किस ने आज का प्लान बनाया है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना प्लान लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोग उसको याद रखेंगे कि हाँ पब्लिकली हम लोगों ने कुछ लिखा है। तो ये भी एक आप लोग तरीका यूज कर सकते हैं। तो 10 मार्च है, काफी शानदार दैनिक न्यूज़पेपर और एनालिसिस का डिस्कशन रहने वाला है। एडिटोरियल के साथ साथ में यहाँ पर न्यूज एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी काफी शानदार आर्टिकल है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट प्लस स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में और भी आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि 2 क्वेश्चन डेली में आप लोगों को पोस्ट करता हूं टेलीग्राम पर आंसर राइटिंग के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में आप लोगों को डेली इंग्लिश इंप्रूव करने का भी मौका मिलता है, यानी कि 5 नए शब्द एटलीस्ट मैं डेली आप लोगों को देता हूं, जिससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होती है, आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होती है। और ये आप लोग डेली कोशिश किया करो इनको यूज करने का, और जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो काफी बेहतरीन, शानदार और उम्दा किस्म का ये डिस्कशन रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट के ऊपर नजर डालते हैं। आज की डेट में भी कई सारे लोग जो हैं मेल करते हैं कि सर आज के डेट में लाइफ में बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हम लोग घुस तो जाते हैं, पर लेकिन वहां से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, और जबकि पता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो गल चुकी है, सड़ चुकी है, वो जिंदगी को बर्बाद कर रही है। तो इसलिए बोला गया कि कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है, यानी कि एक दूसरे को पेसिफाई करने में, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट को मेंटेन रखने में, उसमें पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो कोशिश करो जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ में जुड़ो जो आप लोगों पर ट्रस्ट करता है और आप लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा नंबर मुझे यहां पर ये लगता है कि सबसे ऊपर यहां पर आप लोगों को रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। अगर सामने वाला इंसान आपकी इज्जत नहीं करता और आप लोग सामने वाले इंसान की इज्जत नहीं करते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। प्यार जो होता है वो बहुत नीचे आता है यार, सबसे पहले इज्जत आती है। आप लोग अगर उसको देखोगे, और जहां इज्जत होगी वहीं आप लोगों को प्यार भी देखने को मिलेगा। और आप लोगों को अगर लगता है, एक इंडिकेटर है जैक करने का, अगर आप लोगों को लगता है जिस भी रिलेशनशिप में आप लोग गए हैं उसको आगे लेकर चलना है, ये नहीं चलना है। अगर जिस इंसान के साथ में आप लोग हैं उस इंसान के साथ में आप लोग खुश हैं, सबसे पहली बात है कि हैप्पी होना चाहिए आप लोग एक तरीके से। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का जो करियर जो ग्रोथ है वो भी आप लोगों का एक्सपोनेंशियल कम से कम होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ना रहे तो कम से कम जो चल रहा है इतना तो बना ही रहे, इससे नीचे ना जाए। पर लेकिन होता क्या है, रिलेशनशिप में जैसे कोई इंसान जाता है तो ये जिंदगी यहां से नीचे ढलना स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग फिर भी मतलब सालों दर सालों उसको खींचते रहते हैं कि आज सुधरेगा कल सुधरेगा, पर लेकिन वो तो नहीं सुधरती है चीजें, हम ही ऊपर सुधार जाते हैं उस चीज को मेंटेन करने में। तो यार जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप लोग मतलब इस तरीके की चीजों को खींचते हुए चले जाओ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कहीं पर दिक्कत है तो वहां पर एक डिसीजन लो, उसमें से बाहर निकलो, और बाहर निकल के अपनी एक नई शुरुआत करो। हर एक शुरुआत स्टार्टिंग में वो टेंशन देती है, इरिटेट करती है कि नई चीजें कैसे सीखें, कैसे शुरुआत करेंगे, नया इंसान कैसा होगा। पर लेकिन यकीन मानो, अगर आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट है तो ये चीजें हमेशा अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो ये चीजें इंप्लीमेंट करना हमेशा, और ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसको जरूर देखेगा, वरना जिंदगी जो है उसमें बीत जाएगी। करियर बनाने का टाइम है, फिलहाल करियर पर फोकस कर लो, बाकी सब चीजें साइड में चलती रहती हैं, ठीक है। देखिए, एक तो सारे आज की डेट में अगर आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो 2 न्यूज ऐसी हैं जो कि हर जगह आप लोगों को नजर आएगी। एक तो है इलेक्शन के बारे में, 5 राज्य में भी इलेक्शन देखने को मिले, और दूसरी यूक्रेन के बारे में, ठीक है। तो आज पहले एक बार मैं इलेक्शन के बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है आप लोगों को पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके चलते आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चों को नहीं पता है कि इलेक्शन किस किस राज्य में हो रहे हैं, खासकर जो आज के डेट में नहीं ज्यादा न्यूज़पेपर के साथ में कनेक्ट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज कवर नहीं किए, तो मुझे लगा थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं। कई सारे बच्चे बोलते सर थोड़ा सा बता तो दिया करो कि चल क्या रहा है, ताकि कोई हम लोगों से पूछे तो ये ना लगे कि हम लोग बेवकूफ खड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो ये मुझे सही लगा, और ये इसके साथ में एक आप लोगों का टॉपिक भी कवर हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टैटिक पोर्शन है और काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का देखने को मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी ना हमारी कंट्री में 5 राज्य में आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिले। 5 राज्य कौन कौन से हैं, अगर इनके ऊपर आप लोग नजर डालोगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर।
ये जो राज्य हैं, इन राज्य के अंदर अलग अलग डेट थी इलेक्शन की, जो कि अब कोई काम की नहीं है, पर हाँ पता होना चाहिए आप लोगों को कि कई सारे राज्य में जो इलेक्शन है वो 1 फेज में हुए, 2 फेज में हुए, कईयों में 3 फेज में और कईयों में 7-8 फेज में, इस तरीके से इलेक्शन चलते हुए नजर आए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 7 फेज में इलेक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, जो कि रिसेंटली अभी कंप्लीट हुए। तो आज 10 तारीख यानी कि आज के दिन सुबह 8 बजे से ही आप लोगों को यहाँ पर रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पर चल रही है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यहाँ पर मानी जाती है। आप लोग बोलोगे कैसे? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो चाइना में है, पर लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, और इस डेमोक्रेसी में अगर बात करें, आप लोग बोले कि आज के दिन में कौन जीत कर आएगा, कि यहाँ पर एक तरीके से नहीं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, या फिर योगी जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, या फिर अखिलेश साहब जीतेंगे, या फिर जिस भी राज्य में जो भी है कौन जीतेगा, पंजाब में कौन जीतेगा। तो यहाँ पर रियलिटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतेगी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग बोलोगे कैसी बातें बोल रहे हो देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है, जीतते हैं तो हम, यानी कि जीतते हैं तो इंसान, लोग जीतते हैं, क्योंकि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग वोट देंगे वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर जीतकर आप लोगों के सामने आने वाली है। और इतने शानदार तरीके से इलेक्शन जो कंडक्ट हमारे देश में कराए जाते हैं, इसका पूरा श्रेय जो है, पूरा दामोदार जो है वो है जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दूं, अभी फिलहाल जो है पंजाब के अंदर जो है बड़ा ही डिफरेंट सा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पुरानी पार्टियों से लोग उब चुके हैं। लगभग 60% लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, और लगभग 40% जो लोग हैं वो गांव वाले एरिया में रहते हैं। और अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो मैक्सिमम एजुकेशन और इसी के साथ में करियर पर उनका बहुत बड़ा फोकस रहता है। हालांकि गांव में भी बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन और करियर प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसका मतलब ये कि पुरानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही अब तक, अगर देखा जाए आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब एक तरीके से जो रुझान बता रहे हैं, अभी मैंने कुछ वीडियोस भी सुनी थी यहाँ पर इसके बारे में, और कुछ एनालिसिस भी किया, तो उससे पता चला कि हो सकता है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को सीट जो है अच्छी खासी मिलती हुई नजर आए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये देश का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये माना जाता है कि जिस साइड में उत्तर प्रदेश करवट लेगा उसी साइड में जो है सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अब की बार जो है ये एक तरीके से दंगल चल रहा है, महाभारत चल रहा है। यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली तो बीजेपी जो है उसको बता रहे हैं अच्छी खासी पोजीशन में है, पर लेकिन दूसरी साइड में अगर आप लोग जाओगे ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि एक तरीके से जो अखिलेश यादव साहब है उनकी भी पार्टी थोड़ी आगे निकल कर आए, और जो अजीत सिंह के बेटे उनकी भी पार्टी जो है थोड़ी सी आगे निकल कर आएगी। तो एक गठबंधन वाली और चीजें हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आए। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि कुछ चेंज देखने को मिलेगा। गोवा के अंदर यहाँ पर बेसिकली वो नहीं कहते कि पुरानी बोतल के वो पुरानी नई बोतल के अंदर पुरानी एक तरीके से नहीं पुरानी दारू भर कर दे दो, तो वही बात है यहाँ पर। पुराने खिलाड़ी हैं सारे, पर लेकिन कुछ टूट गए हैं, अलग अलग एरिया में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सिचुएशन जो है वो कैसी रहने वाली है। तो आप लोग की क्या राय है यहाँ पर कि कौन जीत के आ सकता है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। जो भी यहाँ पर इलेक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इन सारे के सारे राज्य के अंदर में, ठीक है। तो एग्जिट पोल जो होते हैं उनके द्वारा भी कई सारी बातें बताएगी। एक बच्चा कह रहा है सर एग्जिट पोल क्या होते हैं। देखिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने के बाद में जो मीडिया हाउसेज होते हैं वो लोगों से जा जाकर पूछते हैं कि किस किस को वोट डाली गई है, और उसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं। तो इस शब्द को बोलते हैं, जब पब्लिकली प्रस्तुत किया जाता है इसको बोलते हैं एग्जिट पोल, ठीक है। तो एग्जिट पोल में यहाँ पर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने वाली है, यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी आने वाली है, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में से देखो कौन आएगा, ठीक है। गोवा के अंदर में बीजेपी कांग्रेस आपस में टक्कर में है पूरा, और मणिपुर में बीजेपी जो है क्लियर मेजोरिटी में है। कई सारे लोग जो है यहाँ पर इसको जुटला रहे हैं कि फालतू की चीजें, पर लेकिन जो भी है आज आप लोगों को सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग की क्या रहे हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को देखेंगे तो 8 बजे से रिजल्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बात। पर लेकिन ये जो इतना बड़ा महाकुंभ हमारे देश में चलता है इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन एक शानदार बॉडी, एक ऐसी उम्दा किस्म की बॉडी की दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, जहां पर आज के में अफ्रीका के अंदर जाओगे तो इतने सारे कू हुए, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि वहां पर डेमोक्रेसी जो है मेंटेन रह नहीं पाती है। वहां पर क्या होता है बेसिकली एक बार कोई पावर में जीत कर आ गया वो गद्दी पकड़ा हुआ बैठ जाता है। उन्हें सुना होगा आप लोगों ने कि फेविकोल का जोड़ है छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा। पर लेकिन हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो यहाँ पर जनता जनार्दन का जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करती है, यानी कि जनता ने जिसको वोट दी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर एक तरीके से वही इंसान जो है जो जीत कर आता है हमारी कंट्री में पावर में बैठता है। इंडायरेक्ट में बोले तो जनता पावर में बैठती है।
तो यहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पूरा प्रोसीजर ये मेंटेन रखता है, ये एक संवैधानिक बॉडी है और काफी इंपॉर्टेंट तरीके से अपना रोल प्ले करती है। हमारे देश में यूनियन और स्टेट के जो इलेक्शन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक पूरा चैप्टर आप लोगों का इलेक्शन कमीशन का जो पॉलिटी के अंदर है वो स्टेटिक कवर हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं जब जब यहाँ पर हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करूं यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहां पे भी इलेक्शन जो है वो यहाँ पर इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से नॉर्मली पूछ लिया जाए तो कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप लोग विधान परिषद बोलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जाते हैं तो दो ऑर्गन देखने को मिलते हैं, पता है ना कौन कौन से, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा होता है उसको आप लोग लोगों का हाउस यानी कि एक तरीके से लोअर हाउस बोलते हो, और राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि एक तरीके से एल्डर हाउस आप लोग बोलते हो। तो ये पूरा ही प्रोसीजर आप लोगों को स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, पर लेकिन स्टेट के अंदर जो राज्यसभा वाला पोर्शन है वो बेसिकली कईयों के अंदर नहीं रहता है। उनको ये लगता है कि बस लोकसभा वाला पोर्शन यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा ही काफी है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से राज्य में दोनों चीजें हैं ये आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन इंडिया के ही झोले में आकर गिरते हैं, यानी कि यही कंडक्ट कराता है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर संविधान तो बहुत बड़ा है, तो उसमें कोई ना कोई चैप्टर होगा, कहीं ना कहीं चीजें रखी गई होंगी हर एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में। तो पार्ट 15 में आप लोगों को नजर आ जाएगा यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। तो पार्ट 15 ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से बन जाएगा, और स्टेट पीसीएस के तो बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं अगर आप लोग एग्जाम उठाकर पेपर उठाकर देखोगे तो। नेक्स्ट स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है आज के दिन में हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 25 जनवरी को। वो डे कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। मैंने जब 25 जनवरी थी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि वोटिंग का अधिकार है आप लोगों का। हमारी कंट्री में आज के दिन में जो 18 साल से प्लस 18 साल या फिर उससे ऊपर की उम्र का बच्चा हो जाता है, बच्चा क्या बेसिकली बच्चा तो नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गया तो इसलिए यहाँ पर वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारी कंट्री में एक डिबेट चल रहा है, ठीक है, कि जो लड़कियों की एज है वो 21 साल कर देनी चाहिए। तो 21 साल जैसे ही लड़कियों की एज की जा रही है तो यहाँ पर ये मुद्दा आ गया कि 18 साल की उम्र में आप लोग वोट डालने का अधिकार मिल जाते हैं, पर लेकिन शादी की जो एज है वो 21 साल कर दी गई है। तो यहाँ पर दोनों में क्या तर्क है, तो इन दोनों को आप लोग कई बार आप लोगों से ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक पूछा जाएगा। तो देखिए एक तो हो गया आप लोगों का पॉलिटिकल राइट, ठीक है, और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल लेवल पर अगर कोई इंसान जो है आज के में मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इंसान आप लोगों ने चुनना है, चीफ मिनिस्टर चुनना है, फिर प्राइम मिनिस्टर चुनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने हैं, तो वहां पर देखिए वो 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल के बाद में फिर से आप लोगों को एक मौका मिलेगा चुनने का। पर लेकिन अगर शादी की बात करें आप लोगों ने किसी इंसान को चुन लिया तो ता उम्र वो आप लोगों के साथ में रहने वाला है, आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो इन दोनों को कई बार ये भी बोला जाता है कि दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, दोनों का बिल्कुल अलग इंपैक्ट है यहाँ पर लाइफ में। पर लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात करें एक इंसान जो होता है जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब लगभग उसकी एज जो होती है वो 21 साल हो रही होती है। पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियों की जो एज है उनको 18 साल की उम्र में ही आज की डेट में हम लोग उनकी शादी कर दे रहे हैं। तो ये समझो अगर 3 या फिर 4 साल अगर कोई यहाँ पर शादी करने में लेगा कोई पर्टिकुलर बच्चा, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि लड़कियों को तो हम लोग बोल देते हैं स्टार्टिंग से कि 12वीं पास करनी है बस, इसका मतलब ग्रेजुएशन के लिए उनको टाइम ही नहीं दिया जाता है अगर 18 साल से पहले पहले उनकी शादी कर दी जाती है तो, क्योंकि तब तक तो बच्चा जो है वो आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी जो है 12th ही कंप्लीट कर पाता है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं वो 12वीं पास मैक्सिमम देखने को मिलती है। ग्रेजुएशन जो है काफी कम आप लोगों को यहाँ पर आंकड़ा नजर आता है। तो उसका बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर शादी। अगर 21 साल यहाँ पर एज कर दी गई है तो कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर पाएगी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में एक करियर में अपॉर्चुनिटी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों को साथ में आप लोग कंपेयर मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सोचा इसको साइड में बता दो आप लोगों को। ये अभी हमारी कंट्री में ये इंप्लीमेंट किया गया, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या यहाँ पर जो एज 21 की जा रही है ये सही है या फिर गलत है, या फिर आज की डेट के हिसाब से मानो तो मुझे तो लग रहा है दोनों की बढ़ाकर 24 कर देनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि देखो यार मान लीजिए 21 साल जो है
आज इंसान की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब यहाँ पर कम से कम 3 साल या फिर 24 नहीं तो 23 कर दो, ठीक है, कम से कम 2 या 3 साल जो है वो इंसान चीजों को समझे, अपने करियर में सेटल हो जाए। मान लीजिए 24 में या फिर 21 में 22 में इंसान करियर में सेटल हो गया, तो कम से कम 1-2 साल वो जिंदगी को समझे भी, अपना कमाए धमाए, अपना थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद में अगर शादी करे तो कैसा रहेगा। तो आप लोग क्या इसके बारे में बोलते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आइए अब आते हैं यहाँ पर टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक अगर बात करें संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, कैसे कैसे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बातें की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये बन जाता है। स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरीके से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, ये आप लोगों को नजर आएंगे। और सेक्रेटरीट जो है वो आप लोगों को इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक संवैधानिक पोस्ट है जो कि हमारी कंट्री में हमारी डेमोक्रेसी को, जो एक बहुत ही शानदार बेहतरीन डेमोक्रेसी है, उसको मेंटेन रखने का काम करती है। तो यहाँ पर सैल्यूट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आज की डेट में भी हमारी कंट्री में आजादी के बाद तक अब तक प्रॉपर वे में इलेक्शन होते हुए आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा अगर आप लोग एक काला फेज छोड़ दो, जिसको ब्लैक एक तरीके से हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी पर धब्बा माना जाता है, वो है 1975 से लेके 1977 तक, जब हमारे देश में इमरजेंसी रही इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। ये एक ऐसा फेज है जो कि हमेशा एक काले धब्बे के तरीके से देखा जाता है, जिसमें संविधान को बिल्कुल ही पलटकर रखने की कोशिश की गई। और आप लोगों को पता भी होगा यहाँ पर एक काफी बड़ा संविधान में संशोधन किया गया, जिसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। ये संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हैं। यानी कि इतने सारे संविधान में चेंज कर डाले कि एक छोटा सा संविधान बना डाला 42वें संविधान संशोधन ने। फिर यहाँ पर आगे जो जनता गवर्नमेंट आई, उसने यहाँ पर क्या किया, एक संविधान में संशोधन लाए, बोले कि बहुत बड़ा रायता फैला दिया इंदिरा गांधी जी ने, अब उसको समेटना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसको सही करने के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया था वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और वो था 1978 यानी कि 1978 में। 2 साल बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यहाँ से चेंज कर दी गई ताकि चीजों को थोड़ा सा सुधारा जा सके। तो ये दोनों साथ में आप लोग याद रख सकते हैं, बेसिक चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में चीफ एक है, बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन है आज के डेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये आप लोग बताइए। और 2 इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कंबाइन कर 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगी। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर ताकि इंडिपेंडेंट रह सके, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको हटाने का प्रोसीजर जो है वो एक अच्छा खासा टफ प्रोसीजर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग इसको समझ सकते हैं। टेन्योर जो है यहाँ पर ये 6 ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 6 ईयर या फिर 65 ईयर जो भी पहले हो जाए वो रहेगा। यानी कि 5 साल अगर यहाँ पर इलेक्शन भी कंडक्ट करा दिए हैं तो कम से कम 1 साल और बना रहेगा इंसान, ऐसा बोल सकते हैं। सैलरी जो भी यहाँ पर स्टेटस या पर्क जो है वो यहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा उनको यहाँ पर मिलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं वो बेसिकली रिमूव किए जाते हैं लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे आप लोगों को नॉर्मली आप लोग एक शब्द यूज कर लेते हैं यहाँ पर कि इस तरीके के पर्सन जो है यहाँ पर उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। चलिए आप लोग बताइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट को हटाते हैं तो आई से एक शब्द बनता है, पता है क्या है, वो है इम्पीचमेंट। तो यहाँ पर इम्पीचमेंट तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोल जाता है इन द मैनर ऑफ, जैसे जज आप लोग हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनको रिमूव करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। टोटल आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। आर्टिकल 324 जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिकल है। पावरफुल मतलब बाहुबली आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सारी पावर जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में जो आती है वो इसी आर्टिकल से आती है। कैसे कैसे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराना है, सारा दामोदार जो रहता है वो इसी आर्टिकल के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 325 जो है, कोई भी पर्सन हमारे देश के अंदर में किसी को कास्ट के नाम पर, किसी के रिलीजन के नाम पर या फिर किसी और मुद्दे की वजह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल जो है वो काफी उम्दा आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि सबको पावर देता है अच्छी खासी। इसी के साथ में आर्टिकल 326 जो है यहाँ पर ये बेसिकली जो आज के डेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी सीट वगैरह होती है एडल्ट सफरेज के बेस पर वहां पर आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि 18 साल से ऊपर का अगर कोई भी हो गया है तो उसको यहाँ पर एक अधिकार दिया जाता है और उसी के बेस पर वोटिंग होती है। आर्टिकल 327 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है ताकि यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड कोई कानून बना सके। आर्टिकल 328 जो होता है वो स्टेट को पावर देता है, यानी यहाँ सेंटर की पावर है वो स्टेट की पावर है कि वो भी ऐसा कानून बना सके। आप लोग बोलेंगे स्टेट क्या करेगा कानून बनाकर, आप लोगों को पता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में किए गए थे 92 में, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आ गई, दो संविधान में संशोधन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा। तो इसके चलते यहां पर स्टेट के हाथ में भी पावर आ जाती है। आर्टिकल 329 जो होता है वो बार करता है, यानी कि रोकता है किसको, ये बेसिकली आज के डेट में जो कोर्ट है उनको इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर न करे। क्यों? क्योंकि अगर पता चला कोर्ट के पास में एक बार मैटर चला गया तो कभी भी इलेक्शन जो है वो टाइम पर नहीं हो पाएंगे। पता चला इलेक्शन आज लड़े हैं और यहाँ पर 6 साल बाद उसके बेसिकली रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है और कंटिन्यूअसली ये मैटर जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल इसलिए बता दिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो पूरा एक चैप्टर आप लोगों का पॉलिटिका कवर करा दिया और करंट के साथ में कनेक्ट करा के, क्यों? क्योंकि करंट में अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके चीज बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी काफी कुछ यहाँ पर चीजें जो है वो आप लोगों को एक तरीके से नजर आएंगी। तो आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में इसको लेकर जरूर क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आई होगी। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। मतलब कहने का यह कि माइंड में डाउट रखकर आप लोगों को नहीं चलना है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक एक कर यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा है, जो आर्टिकल है आज वो बेसिकली मैक्सिमम तो यूक्रेन के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी के बारे में, तो उसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, वाटर के बारे में, और कुछ डेटा पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन देखे क्या होता है, उससे ना आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं जब करंट में आप लोग बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ भी आप लोगों को पढ़ाता हूं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। यूक्रेन के बारे में मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूक्रेन के अंदर कैसे कैसे चीज की जा रही है। ठीक है, ये आर्टिकल ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स बता रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो गवर्नर के लेकर इशू चल रहा है, 3-4 दिन से गवर्नर जो है वो कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो गवर्नर वाला चैप्टर ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं आप लोगों ने देखा होगा, तो कल के में भी कवर कराया, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, शानदार आर्टिकल, स्टैटिक पोर्शन के साथ में बहुत सारी चीजें कवर की जाएगी जिसकी कुछ हद नहीं है, बेहतरीन आर्टिकल रहेगा, बहुत ही सारी प्यारी प्यारी बातें जानने को मिलेगी। ये यहाँ पर बात की जा रही है, ये बेसिकली अभी फिलहाल जो है इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेलेंस्की साहब जो हैं जो कि आज के में जो लीडर हैं यहाँ पर यूक्रेन के, उन्होंने बोल दिया कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि नेटो जो है वो किसी काम का यहाँ पर नहीं है, आज के में उसके साथ नहीं आने वाला है, बेसिकली उसको दरिया में डाल दिया और अपने आप जो है जिंदगी के मजे ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर समझ में आ गई, तो इसलिए कहते हैं किसी के चढ़ाने के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बातें बोली गई। तमिलनाडु के अंदर में अर्बन ढांचे में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है उसके बारे में बातें की जा रही है। तो नॉर्मली यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से लोकल एरिया में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बातें की जा रही है। तो आप लोग इसको एक तरीके से अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा अगर जैसे कि बाढ़ वाली चीजें हो गई, ठीक है, आज के में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर देनी चाहिए, लोकल एरिया में कैसे आप लोग बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लोकल एरिया में कैसे ढांचागत विकास कर सकते हैं, एक तरीके डिसेंट्रलाइज कैसे पावर को कर सकते हैं, ये आप लोग देखते हैं कि एमजी नरेगा को कैसे ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोग जो है रेगुलर ये सारी चीजें सुनते रहते हैं, तो कुछ भी ऐसा मुझे पढ़ने के बाद में ज्यादा इसमें लगा नहीं कि हाँ इस तरीके से, बाकी वही सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि इस वाले आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ तो मैं इसलिए भी स्किप कर रहा हूँ इसको, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को देखने को मिलेगा कि आज के डेट में स्टेट के बारे में कोई माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग पर्टिकुलर तमिलनाडु से ही आते हैं तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर ओल्ड एज पर्सन से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज होती हैं उसके चलते क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी के साथ में नीचे वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बेसिकली शशिकला जो है उनके फैक्टर के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा लंबे समय से चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ बातें आप लोगों को पता होगी बेसिकली तमिलनाडु के बारे में। साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला को टच करता है, ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफी शानदार लीडर हुआ करती थी जिनका नाम था जयललिता जी, पर लेकिन जयललिता जी के बाद में यहाँ पर जो पार्टी है वो डिवाइड हो गई। ठीक है, एक साइड में यहाँ पर ओ पनीर सेल्वम हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में इड्डापड्डी पलिना स्वामी और यहाँ पर वीके शशिकला जो थी वो यहाँ पर जयललिता जी की लंगोटिया यार थी, दोनों के द्वारा करप्शन किए गए और करप्शन के चार्ज में ये तो बेसिकली ऊपर सुधार गई, स्वर्ग सुधार गई, और यहाँ पर ये जो वीके शशिकला जी थी इनको जेल जाना पड़ गया। इनका जो यहाँ पर भतीजा है शायद यहाँ पर टीटीवी दिनकरण, ये एक तरीके से काफी ज्यादा न्यूज में था, पूरे शाम दाम दंड भेद कर लगाकर अपने जो शशिकला जी हैं उनकी पोजीशन इनके द्वारा अख्तियार करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर जब से जयललिता जी गई हैं तब से जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बड़ा ही एक तरीके से गहमा गहमी से आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ चीजें स्टेबल हुई हैं, तो देखते हैं आगे कैसे चीजें यहाँ पर चल पाती हैं।
तो उसी के चलते यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये पॉलिटिक्स है जिनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में भी बन सकते हैं। डेटा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इस डेटा पॉइंट को मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम बेसिकली आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को कई सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। स्टडी लवर वीर के नाम से जो टेलीग्राम है वहां पर आप लोगों को पीडीएफ डेली लिंक मिल जाते हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो भी होते हैं मिल जाती है। टेलीग्राम वीर तालियन के नाम से यहाँ डेली आप लोगों को आंसर राइटिंग देता हूं। बेसिकली 2 क्वेश्चन डेली देता हूं जिनको आप लोग अच्छी आंसर राइटिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं डेली रेगुलर यहाँ पर आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ पर अपने आंसर लिख सकते हैं और एक दूसरे का आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एक है यहाँ पर एसएलवीपीडिया, तो यहाँ पर कई तरीके के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे के सारे, इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी पीडीएफ में सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो टफ काम होता है ना वो होता है पीडीएफ बनाना। पीडीएफ में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, पर लेकिन आप लोग समझिए 365 दिन है पूरे साल के अंदर में। अगर पीडीएफ नहीं बनाओगे तो यहाँ पर आज जब रिवीजन करने बैठोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, हवा की तरह ऊपर से उतर जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करोगे या तो इनसे नोट्स बना लो, या फिर पीडीएफ होती है उनको आसानी से, इसलिए क्योंकि मैं मेहनत कर देता हूं तो आप लोगों के पास में रिवीजन के लिए चीजें रखी रहती हैं, तो उनको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल जो देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर कैसे हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट का आज के में सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे, काफी डिटेल में समझाऊंगा इसको, तो सही कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अगर बात करूं कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा डेटा पॉइंट में, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में बन सकते हैं, इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से बातें करूं ताकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग क्या आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला कि जो इंडियन एडल्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि मैन और वुमेन जो है बोथ आर गुड एज ए पॉलिटिकल लीडर। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या मैन और वुमेन यानी कि लड़का लड़की, पुरुष और महिलाएं दोनों एक गुड पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप लोग क्या क्वेश्चन रहेगा, आंसर देते हुए चलिएगा, यस या फिर नो। आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे, आप लोग बताइए यस या फिर नो। तो यहाँ पर इससे आप लोगों को फिर देखिएगा आंसर में क्या बोला गया। जब ये एक एनालिसिस करवाया गया यहाँ पर, तो इस एनालिसिस में पता चला कि 55% लोगों के द्वारा बोला गया हाँ दोनों जो है अच्छे लीडर हैं। यहाँ पर 14% लोगों के द्वारा ये बोला गया वुमेन अच्छी लीडर है, और 25% लोगों के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर मैन अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। ठीक है, एंड देन वुमेन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में कि क्या महिला एक अच्छा लीडर रोल प्ले कर सकती है, तो इसके चलते आप लोगों की क्या राय रहेगी आप लोग नीचे बताते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ जो इंडियन एडल्ट हैं, ठीक है, जो एग्री या फिर डिसएग्री होती है कि वाइफ शुड ओबे देयर हस्बैंड, यानी कि जो पत्नियां हैं उनको अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसमें आप लोग क्या राय है, यस या फिर नो। एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलेगी, पर लेकिन इंटरव्यू में ये बोलना कि दोनों की सहमति से काम करना है, ना कि यहाँ पर पत्नी को पति की आज्ञा फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 64% जो है वो यहाँ पर एग्री है इस बात से कि हाँ पत्नी को पति की आज्ञा फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली मतलब कंप्लीटली एग्री। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली एग्री है और मोस्टली एग्री देखने को मिलेगा 24%। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली मोस्टली डिसएग्री जो है वो काफी कम है, यानी कि एक तरीके से 8% मोस्टली डिसएग्री है, और कंप्लीटली डिसएग्री आप लोगों को और भी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे देश में ये माना जाता है कि पत्नी जो होती है वो पति का सबऑर्डिनेट पार्ट होती है, जबकि नॉर्मली पत्नी जो होती है और पति जो होता है दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा के नीचे लोकसभा नहीं होती है, लोकसभा के नीचे राज्यसभा नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग हाउस हैं, दोनों के बनने से ही पार्लियामेंट बनती है। तो एक परिवार बनेगा जब दोनों यहाँ पर साथ में रहेंगे। ये बातें आप लोगों को बोलनी है, इंटरव्यू में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इंडियन एडल्ट जो है जो बिलीव करते हैं कि मैन और वुमेन जो है शुड बी ए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन इन द फैमिली, इनके दोनों को फाइनेंशियल डिसीजन मिलकर लेने चाहिए। तो 73% के द्वारा बोला गया कि हाँ दोनों को यहाँ पर लेने चाहिए मिलकर, कुछ के द्वारा बोला गया मैन को लेना चाहिए और कुछ के द्वारा बोला गया वुमेन को लेना चाहिए। तो वुमेन के लिए काफी कम है, कि महिलाओं से आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि ज्यादा डिस्कस डिबेट बातें की नहीं जाती हैं, तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसी के साथ में कई सारे मुद्दों पर और ओपिनियन यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, मैन जो है फैमिली में वो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेकिंग द डिसीजन। ठीक है, कहां पर खर्चा होना है, तो उसके बारे में बता रखी है। आप लोग क्या रहे हैं इसके बारे में। मैन जो होता है वो जनरली बेटर प्रैक्टिकल एक पॉलिटिकल लीडर होता है, ये बातें बताई जा रही हैं। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी एक इस तरीके से। कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडियन जो एडल्ट हैं वो बेसिकली बात की जा रही है, बिलीव करते हैं कि मैन और वुमेन जो है वो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है फॉर अर्निंग। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है फॉर द फैमिली। तो यहाँ पर बोला गया है कि आज के में 54% ये मानते हैं कि यहाँ पर बोथ बेसिकली अर्न करते हैं। मैन 53% बोला जाता है और वुमेन ओनली 2%। कई सारे बोलते हैं कि यहाँ पर वुमेन का कोई रोल नहीं है। ठीक है,
आज हालांकि आज के डेट में अगर आप लोगों से पूछे कोई ऐसी वाइफ चाहिए आप लोगों को जो कमाने वाली हो, तो आप लोग उसके बारे में बोलोगे कि हाँ एक कमाने वाली वाइफ होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आज के डेट में पैटर्न जो है थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि इंडिया जो आज की डेट में मैन और जो वुमेन है, ठीक है, वो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है टेकिंग केयर ऑफ देयर एजिंग पेरेंट, यानी कि माँ बाप जो बुजुर्ग हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 58% लोगों के द्वारा बोला गया दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लेकिन 39% लोगों के द्वारा बोला गया सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और 2% लोगों के द्वारा बोला गया डॉटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप लोगों की क्या राय है कि यहाँ पर लड़का और लड़की में से पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होनी चाहिए? देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेशन दूंगा, और कल को चलकर आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं तो एक अच्छा रहेगा कि ये एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभा पाएंगे अपने पेरेंट्स की केयर का, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें इंडियन जो है जो मैन और वुमेन के बारे में अगर बात करें, तो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली देयर पेरेंट के लास्ट राइट्स के लिए, यानी कि यहाँ पर ये माना जाता है कि जब पेरेंट्स की डेथ होती है उसके बाद में यहाँ पर अधिकार जो मिलना चाहिए वो दोनों को मिलना चाहिए। तो 35% लोगों ने बोला है दोनों को मिलना चाहिए, और 63% लोगों ने बोला है, पुरुष प्रधान सोसाइटी देखो, कि लड़कों को अधिकार मिलना चाहिए। ओनली 1% लोगों के द्वारा बोला गया लड़कियों को अधिकार मिलना चाहिए। तो यहां से निकल कर आता है हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आंसर राइटिंग में भी अगर आ जाए तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में शादी को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर, खर्चों को लेकर लड़कियों की पोजीशन क्या है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक लड़की हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन ये इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, कि आप लोगों को लगता है कि सोसाइटी में ये चीजें देखने को मिलती हैं, और इस पे तो निबंध भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है ये, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी, आंसर राइटिंग में भी, इंटरव्यू में भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं स्टेटमेंट देकर प्रीलिम्स के अंदर भी। तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए पूरा। ये आप लोगों को कंबाइन जो डेटा पॉइंट है ये टेलीग्राम जो एसएलवी पीडीएफ है वहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर इसको देख लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा कम से कम इसको, ठीक है। तो ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करूं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये मैंने डिटेल में टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाया था C40 सिटीज के बारे में, जो कि क्लाइमेट लीडरशिप के बारे में बात करती है। तो यहां पर इसमें हमारे देश की कौन कौन सी कंट्री आती है, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो सही आंसर क्या है, ABCFD आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है। और यहां पर C40 सिटीज में अगर मैं पूछूं कि टोटल कितनी सिटीज आती हैं तो आप लोग क्या बोलोगे, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। डिटेल में मैंने एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, अभी रिसेंटली क्या किया गया हमारी कंट्री में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा एक MOU साइन किया गया यहाँ पर, किसके साथ में, कि सिटीज को सस्टेनेबल बना सके, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के साथ में, या फिर वर्ल्ड बैंक के साथ में, UNFCCC के साथ में, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में। तो सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन जाएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ओके। अब चलते हैं यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि काफी उम्दा किस्म का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिटेल में डिस्कस करूंगा बहुत सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। बात की जा रही है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें तो जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर आप लोगों से बन सकता है, सेंट्री स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और पानी एक ऐसी चीज है, हर एक राज्य पानी के ऊपर लड़ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो एग्जाम में ये मत बोलना कहां से आ गया, हर एक राज्य के बीच में पानी को लेकर लड़ाई है। अगर बोलूं रवि और ब्यास को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लड़ रहे हैं, नर्मदा रिवर को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान लड़ रहे हैं, कृष्णा रिवर को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना लड़ रहे हैं। ये सारी बातें बेसिकली सारी जो रिवर हैं, अगर इनमें से किसी के आप लोग बेसिकली राज्य के अंदर आते हैं तो इनके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इस तरीके की चीजें जो होती हैं, कोई जो है वाटर डिस्प्यूट के बारे में, इवन आप लोगों से यहां पर आर्टिकल भी है जो कि आप लोग यहां पर देखते हैं। आर्टिकल 262 जो है संविधान के अंदर में, वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करता है। तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि यहां पर कौन सा संविधान के अंदर आर्टिकल है जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सोल्व करने की बात करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री नॉर्मली यहां पर एक तरीके से रोल प्ले करती है, जो कि पावर रखती है कि रिवर बोर्ड बनाया गया 1956 में, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए एक्ट लाए गए 1956 में। आप लोग बोलोगे 1956 में आखिर ऐसा क्या हुआ था? याद होगा हमारी कंट्री में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके बेस पर हम लोगों ने अलग अलग राज्य बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। स्टार्टिंग में लगभग 14 स्टेट हमारे देश में हुआ करते थे, और आज की डेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28, फिलहाल 29 भी थे। अभी जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया तो 28 रह गए, तो डबल हो गई ये स्टेट की संख्या। तो जो जो राज्य डिवाइड हुए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अलग हो गए, तो नदियों के ऊपर लड़ाई होगी ना, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है।
यहाँ पर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करती है ट्रिब्यूनल भी, एडहोक ट्रिब्यूनल, यानी कि पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था, टेम्परेरी रूप के लिए, और जैसे ही वो मैटर सोल्व कर देता है फिर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीका कोर्ट होता है। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल के बारे में? अगर बात करूं तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसके ऊपर स्टार आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहे अभी ट्रिब्यूनल। तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तब जाकर ट्रिब्यूनल हमारे संविधान में ऐड किए गए। ओरिजिनली हमारे संविधान में ट्रिब्यूनल नहीं थे, तो दो बेसिकली आर्टिकल ऐड किए गए, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आएंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में बात की जाएगी, और बाकी जो भी बच गए सारे टैक्स से रिलेटेड, फॉरेन लैंड सेलिंग वाटर सब चीजें वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये तो कुछ बेसिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी पानी के बारे में। अब आर्टिकल की ओर चलने से पहले एक और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा पानी के ही बारे में। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करेंगे तो पानी कहां कहां पर कितना कितना पाया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो ध्यान से आप लोग इसको सुन सकते हैं। टोटल अगर ग्लोबल लेवल पर अगर पानी के बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर 96% पानी जो है वो समुद्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर जो है यहाँ पर 0.9% और बाकी फ्रेश वाटर जो होता है वो 2.5% के करीब आप लोगों को नजर आएगा। हालांकि इसकी संख्या भी आज के दिन में घटती हुई जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जो ये फ्रेश वाटर है, इस फ्रेश वाटर में अगर बात करें कितना फ्रेश वाटर जो पीने वाला है 2.5%, तो सरफेस के ऊपर जो आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा, जो ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा और जो ग्लेशियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो अलग अलग है। तो इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कई बार लगा देते हैं। ग्लेशियर मतलब जो बड़े बड़े पर्वत के पहाड़ हैं वहां पर, तो वहां पर अगर पानी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए कई सारी रिपोर्ट आती है और बोलती हैं कि कल को चलकर बर्फ पिघलेंगे तो पानी निकल कर आएगा और सारी पृथ्वी जो है डूबती हुई नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखते हैं। तो ग्लेशियर के ऊपर जो है वो आइस कैप आप लोगों को देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर उसी के अंदर होता है, जिसमें से हमारी रिवर जैसी गंगा जैसी रिवर भी निकल कर आती है। ग्राउंड वाटर जो है वो 30% है, जिसमें नल से आप लोग पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं। ठीक है, और सरफेस के ऊपर जो पानी है अगर उसके बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अलग अलग तरीके से जो लेक हैं, जो नदियां हैं, उसमें 20% के करीब आप लोगों को नजर आएगा। रिवर जो आप लोग इतनी सारी नदियां देखते हैं, यहाँ पर जो लेक है ये मैंने बता दिया आप लोगों को। लेक जो होती है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा झील जिनको बोलते हैं। नदियों में ओनली 0.49%। ठीक है, बाकी मार्सी लैंड जो होती है, सोइल मॉइस्चर वगैरह, ये जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर में पानी 3% के करीब रहता है। बाकी ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये एक डिवीजन मैंने कर दिया पानी के बारे में, जो कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे ग्लोबल वाटर जो सिस्टम प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर पानी को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ग्लोबल वाटर सिस्टम जो है वो लॉन्च किया था 2003 में। ज्वाइंट इनिशिएटिव था अर्थ सिस्टम, जो यहाँ पर साइंस पार्टनरशिप, इसी के साथ में ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज का, ताकि आने वाले टाइम में पानी को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, पानी का इंपैक्ट जो है पृथ्वी पर या फिर सोसाइटी पर उसको समझा जा सके, और फ्रेश वाटर लोगों के पीने के लिए यहाँ पर बच सके। ये सारा माहौल इसके द्वारा क्रिएट किया गया, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें, 2007 में आई गई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको आप लोग आईपीसीसी बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि इकट्ठा कर लोगों को डराते हैं, इकट्ठा होकर कि दुनिया मरने वाली है, खत्म होने वाली है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बॉडी हो जाती है। ठीक है, 40% के करीब यहां पर बोला गया 2030 में। अगर बात करें यहां पर लार्ज स्केल पर जो पानी की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ग्लोबल एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई में गैप नजर आएगा, यानी कि जितना चाहिए उसका 40% कम मिलेगा आने वाले टाइम में। ये आप लोग बोल सकते हैं पानी की कमी जो है वो ज्यादा होने वाली है, पानी को लेकर हाहाकार मचने वाला है दुनिया में, ऐसी बातें यहां पर बोली गई थी। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 2030 में वाटर रिसोर्स ग्रुप बनाया गया, 2001 फॉर्मेशन किया गया एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप इन 2008, यानी कि 2008 में बनाया गया कि लगभग मोटे मोटे तौर पर 22 साल बाद यहां पर कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर इसके चलते यहां पर 2018 में इसके बारे में बातें भी की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में चीजों को कैसे लेकर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर भी वाटर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें गोल नंबर 6 जो है वो यहां पर इन सब चीजों से बेसिकली बात करते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर मिलेगा तभी लोगों की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी अच्छी चलती हुई नजर आएगी। अगर आप लोग देखते हैं तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो पानी है वो भी काफी ज्यादा गड़बड़ाता जा रहा है, उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये भी एक मुद्दा है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर पूछे कि पानी साफ सुथरा चाहिए तो कौन सा गोल है, तो 6 नंबर का गोल है।
एक रिपोर्ट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, यहां पर बोल देंगे कि यहां पर वैल्यूइंग वाटर, ये बेसिकली रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्ट। तो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं कि 5 तरीके से इसके द्वारा बोला गया है यहां पर कि इंटर रिलेट किया गया है कि पानी जो है वो एक रिसोर्सेज है, कैसे उसके ढांचा होना चाहिए, कैसे पानी जो है वो बेसिकली लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है, कैसे यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर सोशल कल्चर वैल्यू क्या है पानी की। पानी को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है हमारे देश में, इससे आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन फिर भी कंडीशन क्या है, 70% इंडियन वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो चुका है इतनी हालत के बाद भी। 75% जो घरों में आप लोगों को आज के में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देखने को नहीं मिलता, आसपास में दूर जाना पड़ता है। 84% जो रूरल हाउस होल्ड है उनको डायरेक्ट पाइप वाटर मिलता ही नहीं है। 54% जो कंट्री में ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो रहा है। ये सारे डायरेक्ट डेटा है जो कि आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बजट में भी बहुत बड़ा फोकस रहा 2022 के बजट में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट लाया गया हमारी कंट्री में, और आज से नहीं इसके बारे में बात की जाती, 1970 से लेकर 1919 तक भी यहाँ पर बातें चलती रही, अब जाकर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। केन और बेतवा 2 राज्य से अगर आप लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। केन रिवर यहां पर ऐड की जा रही है बेतवा रिवर के साथ में, ताकि बुंदेलखंड वाले रीजन में यहां पर पानी जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके, और यहां पर इरिगेशन के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए या फिर यहां पर और भी मछली पालन बहुत सारे चीजों के लिए पानी का यूज होता है, तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। हमारा अकेला देश नहीं है जहां पर रिवर को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। इंटर और इसी के साथ में इंट्रा बेसिन ट्रांसफर की बात ऑल ओवर वर्ल्ड में की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में बात की जा रही है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 100 से भी ज्यादा यहां पर वाटर ट्रांसफर मेगा प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 34 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और 76 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी कि जो नदियां जिनमें रेगुलर पानी आता है वहां से पानी को निकालकर उस एरिया में पानी ले जाए जहां पर पानी प्रॉपर वे में नहीं आता है। तो नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट आप लोगों को कई सारे यहां पर ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर यह बोला गया हमारे देश में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। 112 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से बोले तो ग्रोस इरिगेशन एरिया जो है वो 93 मिलियन हेक्टेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि काफी सारा 19% का गैप नजर आ जाता है जहां पर कैनाल के थ्रू इरिगेशन होती है। अच्छा, आप लोगों ने किसने इस तरीके की बारीक चीजों के बारे में सुना है? मैंने भी यहाँ पर बेसिकली कुछ चीजें देखी है। रेहट सिस्टम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आज के डेट में तो ये खत्म हो चुका है। नदी से अगर पानी आ रहा है यहाँ पर, एक नहर से पानी आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इस तरीके का बाल्टी रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर बैल इसको खींचते थे, और ये रेहट सिस्टम से यहाँ पर पानी जो है वो खेतों में जाता था। ऐसे आप लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये सूर्य नदी बोल रहा हूँ, कुएं में से पानी निकलेगा और फिर यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे कई बार इसको यूज किया जाता था, जो नहीं एक तरीके जो नहर है उसके किनारे पर भी कई बार यूज किया जाता था, वहां से पानी को, गहरे से पानी को निकालकर और फिर यहाँ पर लेकर जाने का, ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल काफी ऊपर हुआ करता था। आज के में वाटर टेबल जो है वो इतना नीचे जा चुका है कि हम लोग को कई 100 फीट नीचे जाकर पानी निकालना पड़ता है। ज्योग्राफी अगर आप लोगों को ऑप्शनल है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक बच्चा था, उससे पूछा गया कि आप लोगों के एरिया में वाटर टेबल क्या है, किस लेवल पर है, ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना। 1950-51 से लेकर कैनाल इरिगेशन के बारे में बात करें तो लगभग 40% एरिया ऐसा था जो नहर के थ्रू हमारी कंट्री में खेतों में पानी जाता था, पर लेकिन अब ये घटकर 24% से भी नीचे आ चुका है। रीजन आप लोग समझ सकते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी जिसकी वजह से, और ग्राउंड वाटर जो है आज के में लगभग 62% जो है नेट इरिगेट एरिया कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यानी फ्रेश वाटर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, ओनली 38% अगेंस्ट 50 से 60% जो है वो डेवलप कंट्री में देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में आज के टाइम में इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो पानी के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये बताई गई हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाउट हुआ करे तो उसको आप लोग क्लियर कर लिया करो, चीजों को क्लियर करके जितना अच्छे से चलोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था यहाँ पर जिसके बारे में याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलता हूं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसके साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है अंडर विच मिनिस्ट्री द स्कीम, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाई भी थी, ठीक है, राष्ट्रीय भविष्य योजना तो फंक्शन करती है किस मिनिस्ट्री के अंदर, आप लोगों को ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आप लोगों को बताना है। और डिस्कस भी कर सकते हैं कि पॉलिसीज क्या है आज के दिन में, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो बुजुर्ग हो रही है उसको लेकर हम लोग कैसे चलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते अभी यहाँ पर आर्टिकल में भी कई सारे डेटा बताए गए हैं। आने वाले टाइम में देश की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बुजुर्ग होने वाली है, तो उसको कैसे लेकर आप लोग चलोगे, तो उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे यूएन पॉपुलेशन अगर बात करें तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट, तो ये पूछ रहे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो यूनाइटेड नेशन प्रस्तुत करता है, ठीक है।
तो हमारी कंट्री के बारे में बातें करेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अगर इंडिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो अभी ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो 60 साल से ऊपर के जो लोग होंगे 2050 तक का, उनकी संख्या 20% होगी। यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1/5% यानी कि 1/5% जो है वो 60 साल से ऊपर होंगे 2050 तक का। तो आने वाले टाइम में कितनी बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, ये पॉपुलेशन जो है एज होगी, जो कि आज के में 8% है। तो इनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। 2050 तक का बोला गया कि जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी वो यहाँ पर 326% बढ़ जाएगी आज के कंपेयर में। यहाँ पर खासकर बात करें 80% से ऊपर जो है वो 700% के करीब इंक्रीज होगा, यानी कि फास्ट ग्रोइंग एजिंग पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर यहाँ पर चलना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये चीजें जो है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। अगर आप लोगों को याद है तो ये पूरी डिटेल में मैंने स्कीम आप लोगों की कवर की थी, जो शाम को आप लोगों की वीडियो आती है उसके अंदर में। ये रिसेंटली अभी यहाँ पर स्कीम थी जिसका नाम था राष्ट्रीय वायश्री योजना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में बातें की थी, ठीक है। मिलकर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये पूरी स्कीम है जिसमें कई सारी चीजें, लिम्स क्या होते हैं, मान लीजिए कोई चल नहीं पाता है उसको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये व्हील चेयर प्रोवाइड कराना या फिर ये सिस्टम प्रोवाइड कराना, कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसके चलते यहाँ पर, तो उसके तहत यहाँ पर ये स्कीम थी। और ये स्कीम जो थी पूरी ये पीआईबी के अंदर भी यहाँ पर काफी डिटेल में कवर की गई थी। तो इस तरीके से हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है उनको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। और खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है तो मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि 70% जो हमारे सीनियर सिटीजन रहते हैं आज के डेट में वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, और गांव वाले एरिया में फैसिलिटी मेडिकल अच्छी नहीं रहती है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एज के साथ में कई सारी डिसेबिलिटीज भी ऐड यहाँ पर हो जाती है। तो इसके बारे में बात की गई है। तो ये एक स्कीम भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दी ताकि क्वेश्चन पूछे तो याद रहना, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर है यहाँ पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आज के डेट में यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर एक आर्टिकल ऐसा है जो कि काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बेसिकली बात करेगा अभी जो हम लोगों ने पानी को कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है बांग्लादेश के साथ में मिलाकर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में आप लोग इसको समझिएगा, ओके। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में आप लोग इसको बेसिकली जो सिलेबस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 3 जो वाटर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बेसिकली जो जहाज होता है उसके थ्रू अगर हम लोग कोई सामान लेकर जाते हैं तो सबसे सस्ता पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। सबसे महंगा अगर कहीं सामान आप लोगों को भेजना है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो एयर के थ्रू अगर जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर हवाई जहाज के थ्रू जाएगा तो सबसे महंगा पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग बात करें, अगर रोड के थ्रू जाएगा तो यहाँ पर और उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। अगर आप लोग इसको रेलवे के थ्रू लेकर जाएंगे थोड़ा सा और इससे सस्ता पड़ेगा। और अगर आप लोग उसको वाटरवेज के थ्रू यानी पानी के थ्रू लेकर जाएंगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा। यानी कि अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ए से बी लोकेशन पर आप लोगों को लेकर जाना है और वो सामान अगर पानी के रास्ते जा रहा है, तो ये समझिएगा कि वो पानी के रास्ते गया हुआ सामान जो है वो काफी सस्ता होगा। और एक तरीके से जो प्राइस आज के दिन बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, वो महंगाई भी यहाँ पर कम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसीलिए वर्ल्ड में जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जो अमीर कंट्री है, वो काफी लार्ज स्केल पर अपने वाटरवेज जो है यूज करती हैं आज की डेट में। पूरा आर्टिकल यहाँ पर ये घूमने वाला है आप लोगों का, ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर घूमेगा। ये यहाँ पर हमारी गंगा रिवर होगी, ये गंगा रिवर, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर होगी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। बीच में आप लोगों को यहाँ पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गंगा रिवर जो है यहाँ पर ये बेसिकली डिवाइड हो जाती है हुगली रिवर में, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर चली जाती है, और जो पद्मा आप लोग बोलते हैं यहाँ पर, वो बेसिकली चली जाती है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में। यानी कि गंगा रिवर का डिवीजन हो जाता है वेस्ट बंगाल में आदि और आदि बांग्लादेश के अंदर में। इसी तरीके से यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो वहां पर आसाम के अंदर में आप लोग उसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोल रहे हो, और यहाँ पर यारलंग ज़ेंगपो तिब्बत के अंदर में या फिर सेंगपो के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। जब आसाम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोल देते हैं, और जब ये यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जाकर गिरती है तो आप लोगों को यहाँ पर इसको जमुना रिवर बोलना पड़ता है। जमुना, ठीक है, यमुना नहीं, यमुना हमारी खुद की रिवर है। यहाँ पर बात करेंगे जमुना, तो यहाँ पर वाई है यमुना और जे है जमुना, कंफ्यूज मत होना। जब गंगा और जो यहाँ पर बेसिकली गंगा की जो पद्मा और यहाँ पर जो जमुना आकर मिलती है यहाँ पर, तो इनको आप लोग यहाँ पर मेघना बोल देते हैं। और फिर यहाँ पर ये मेघना जो है वो जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और इसको यहाँ पर एक काफी बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पर, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से आप लोग जानते हैं। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी, सुंदरी ट्री पाया जाता है यहाँ पर, जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है।
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को कनेक्ट कर यहाँ पर वाटरवेज बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हैं गंगा रिवर यहाँ से चल रही है, तो यहाँ पर हल्दिया आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू होते हुए हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट वाटरवेज हो जाएगा। जो गंगा वाला वाटरवेज है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है। और जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वाला वाटरवेज है, यानी कि पानी के थ्रू जाने वाला रास्ता, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवेज 2। अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में MV राम प्रसाद बिस्मिल, किसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें कल्पना चावला, यहाँ पर इसी के साथ में APJ अब्दुल कलाम सर, ठीक है। तो इनके नाम पर जो जहाज के नाम रखे गए यहाँ पर, उनको यहाँ पर भेजा गया था 17 फरवरी से, और अभी यहाँ पर इनको आगे ले गया गया है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ करेंगे, तो इसको हरी झंडी यहाँ पर भी दिखाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। ये सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री है जिसको पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आप लोग बोलते हैं, और ये श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो नेशनल वाटरवेज 2 है उसको नेशनल वाटरवेज 1, यानी कि हमारी कंट्री में जो जलमार्ग 1 है उसको जलमार्ग 2 के साथ में कनेक्ट करने की बात इनके द्वारा की गई है। तो इससे काफी बड़ा फायदा आप लोगों को इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में भी देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है एक छोटे से एरिया के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर, जिसको कई बार आप लोग चिकन नेक भी बोलते हैं। कल को चलकर अगर चाइना यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने आ जाए तो ये माना जाता है कि चिकन नेक को जरा सी देर में कट कर देगा। तो हम लोग इसलिए ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, ताकि कल को कोई भी दिक्कत क्यों ना हो जाए, हम लोग अच्छे लेवल पर नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी भी बना सके और इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग डेवलपमेंट भी कर सके। जब मैं शब्द आप लोगों के सामने बार बार एक यूज कर रहा हूं जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की साइड में आप लोगों को बेसिकली 7 राज्य तो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, और एक इनके भाई आप लोग बोल सकते हैं, फिर 7 सिस्टर और एक 1 ब्रदर आप लोग बोल देते हैं, ये सिक्किम हो गया। तो याद रखिएगा। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर नागालैंड हो गया, यहाँ पर मणिपुर हो गया, यहाँ पर मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये हो गया यहाँ पर मेघालय, और ये हो गया यहाँ पर आसाम। तो टोटल मिलाकर 7 यहाँ पर बहन है और एक भाई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये मैक्सिमम सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर लेकिन ये जो सिक्किम है ये बिल्कुल अलग से है। यानी कि सिक्किम मतलब बहुत ज्यादा मालदार आदमी है, उन्हें कहते हैं अमीर आदमी है, सिक्के हैं बहुत सारे उसके पास में सोने के असरफी हैं। वो कहता है कि मुझे तो अलग ही रहना है, तुम लोगों के साथ में बैठना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं बेसिकली। यानी कि थोड़ा सा अमीर क्या हो गया, अपने घर वालों को अपने यार दोस्तों को छोड़ के चला गया साइड में। तो ऐसे आप लोग याद करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो कल को सामान का लाना और ले जाना भी यहाँ पर काफी सस्ता हो जाएगा, और इसी के साथ में एक अच्छे लेवल पर हम लोग कनेक्टिविटी बना पाएंगे। जब भी आप लोगों से कोई नेशनल वाटरवेज के बारे में पूछे और बोले कि दुनिया में सबसे ज्यादा वाटरवेज किसके थ्रू पानी का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर आप लोग को चाइना देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर आप लोग को रसिया देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर आप लोग को ब्राजील देखने को मिलेगा, फिर यूरोपियन यूनियन आता है, और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और इसी के साथ में फिर इंडोनेशिया, और फिर आप लोगों को जाकर इंडिया का नाम आता है। यानी कि हमारा देश भी है, हमारे देश में भी काफी लंबे लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि वाटरवेज के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सके। ये जो डेटा है ये थोड़ा सा पुराना है, अभी हो सकता है यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया हो, पर मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा। अभी अपनी कंट्री के बारे में तो हम लोग और भी कई सारी बातें करेंगे। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इसको यहाँ पर नेशनल वाटरवेज 1 को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है नेशनल वाटरवेज 2 के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर हमारी कंट्री में इसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी हम लोगों ने बना रखी है जिसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर इसी पैटर्न पर यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज एयर अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ये जो बॉडी है यहाँ पर हमारी कंट्री में 1985 यानी कि 1985 में बनाई गई थी, और ये आज की डेट में हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? देखिए मुझे काफी डिफरेंट लगता है यहाँ पर ये थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखिए जब अपनी कंट्री का मैप आप लोग देखेंगे तो आप लोग को नजर आ जाएगा हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 जो राज्य हैं ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया में है, और यहाँ पर इनके द्वारा जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया नोएडा में ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ये बोलते हैं कि कोस्टल एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए था, पर लेकिन समझिएगा आप लोग यहाँ पर ये एक बच्चे के द्वारा एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पहले जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए कोस्टल एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इनलैंड वाटरवेज यानी कि हमारी जो जमीन है बेसिकली हमारी जो कंट्री का जो एक तरीके से लैंड वाला पोर्शन है उसके अंदर वाटरवेज बना रहे हैं। और गंगा रिवर आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर नोएडा आता है। तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं।
तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड हाईवे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये एक कानून पास करके बनाया गया। कोई एक्ट को अगर पार्लियामेंट के अंदर हम लोग पास करते हैं, कोई एक कानून बनाते हैं, तो उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, जब तक संविधान के अंदर में कोई छेड़खानी न की जाए उस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर। अगर इससे रिलेटेड संविधान में संशोधन करके कोई कानून हम लोग बनाते तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में आ जाता और वो एक संवैधानिक बॉडी हो जाती। पर लेकिन यहाँ पर हम लोग संवैधानिक बॉडी नहीं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। 3 तरीके की बॉडी होती है, एक को बोलते हैं संवैधानिक बॉडी, एक को बोलते हैं स्टैट्यूटरी और एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। संवैधानिक वो बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा होता है। स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जिसको आप लोग नॉर्मली अगर बात करें कानून के द्वारा लॉ पास करके बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जिसको हम लोग कहीं लॉ पास करके बनाते ही नहीं है। जैसे कि आज के डेट में किसको बोलेंगे? नीति आयोग। इससे पहले कौन थी? प्लानिंग कमीशन। ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने बता दिया स्टैट्यूटरी के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया सेबी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस तरीके से देख सकते हैं। और संवैधानिक बॉडी तो दुनिया भर की मिल जाएगी, जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन उदाहरण है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उदाहरण है। तो ये कई सारी बातें हैं जो आप लोगों की बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता रहेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। अच्छा, 4 वॉच डॉग कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हैं जिनको बोला जाता है कि अलग अलग एरिया पर ध्यान रखते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अच्छे रिलेशन भी आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। कहां से होते हुए? वो भी यहाँ पर बांग्लादेश से होते हुए। तो इसलिए यहाँ पर इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्या हमारे देश में ये कुछ ही नेशनल वाटरवेज है गिने चुने? नहीं भाई साहब, दुनिया भर के नेशनल वाटरवेज हमारे देश में बनाए जा रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड भी करा दिए, जैसे नेशनल वाटरवेज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10, 83, 85। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पहला, दूसरा कम से कम 1-2 याद रख लेना। जैसे सबसे बड़ा अगर आप लोगों से कोई पूछे कौन सा है, तो है पहला, जो कि गंगा भागीरथी हुगली, ये हल्दिया से इलाहाबाद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 1620 किलोमीटर लंबा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर वाला यहाँ पर दूसरे नंबर का हो जाएगा, और ये लगभग 891 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी और सब यहाँ पर जो है वो इससे छोटे हैं। बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आप लोग इनको देख लेना कि आप लोगों के राज्य में अगर कोई सा आता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अपने राज्य का नाम देखना, उसके बारे में देखना कि कोई सा अगर यहाँ पर आता है तो उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर रख लीजिएगा। ये मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ और बातें अगर बात बताऊं, आज के डेट में देश के अंदर में यहाँ पर माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर 14,500 किलोमीटर नेविगेशनल जो नेविगेबल यानी कि जहां पर हम लोग एक तरीके से चल सकते हैं पानी के थ्रू, लगभग इतना हो गया है। अभी यहाँ पर 20,000 के करीब यहाँ पर एक तरीके से अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है। आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारी कंट्री में नेशनल वाटरवेज एक्ट लाया गया 2016 में। इसके चलते 111 वाटरवेज डिक्लेयर किए गए जिनको नेशनल वाटरवेज बनाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। नेशनल वाटरवेज यानी कि जलमार्ग जो है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा आप लोगों को बताया मैंने, ये पहले नंबर का है, तो ये सबसे बड़ा है यहाँ पर ये। ठीक है, जिसकी लेंथ लगभग 1620 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो लॉन्गेस्ट वाटरवेज अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कौन सा है देश के अंदर में, तो वो गंगा रिवर का है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करती है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की। कहां पर हेडक्वार्टर? ये इसका नोएडा में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर नेविगेशन को लेकर आगे लेकर चल रहा है, जिसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर बैंक है यहाँ पर दुनिया का, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ये ऐसे बैकग्राउंड में क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी जल्दी पूछ जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर ये हेल्प प्रोवाइड करा रहा है चीजों को इंप्लीमेंट करने में। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में काफी सारा सामान जो है हम लोग यहाँ पर लगभग 55 मिलियन टन जो कार्गो है वो यहाँ पर मूव किया जाता है एनुअली। तो इनलैंड जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर उसके थ्रू तो फुल फ्यूल इफिशिएंट है। तो अगर और भी हम लोग आगे यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, एक तो ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ऊपर से हमारी कंट्री में भी बाहर से हम लोग को जो डिपेंडेंसी रहती है, बहुत सारा तेल वगैरह खर्च होता है, उसमें भी कमी आएगी। लगभग 85% हम अपना क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पर कमी होती ही नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग याद रखेगा। एक और मैं आप लोग बात बताता हूँ, रोल ऑफ रोल ऑन रोरो सर्विस इसको बेसिकली बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक रिवर है, एक रिवर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इधर रिवर बह रही है। ठीक है, इस तरीके से रिवर जो है बहती जा रही है। अब यहाँ पर एक बहुत काफी बड़ी सिटी है यहाँ पर, जो कि आज के दिन में एक तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर एक ऐसी सिटी है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, और ज्यादा इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज नहीं है। अगर इस सिटी में से इस सिटी में काम करने के लिए जाना है तो यहाँ पर 150 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। वहां पर कोई रास्ता है तब जाकर यहाँ पर इंसान जो है जा पाता है। सोचो अगर ऐसा हो कि रिवर बहुत बड़ी हो और पुल बनाना भी काफी महंगा पड़े और अब तक कोई कनेक्टिविटी न हो, तो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जहाज फिर लगा दिए जाते हैं। ये जो जहाज रहते हैं इनमें गाड़ी जाती है और लोग जो है अपनी गाड़ियां भरते हैं इसमें, और यहाँ से जाकर एक कोने से दूसरे कोने पर जाकर उतर जाते हैं, अपना पूरे दिन काम करते हैं और फिर यहाँ पर वापसी यहाँ पर आ जाते हैं। तो सोचो यहाँ पर ये अगर कोई ऐसा है 150 किलोमीटर का रास्ता,
कुछ यहाँ पर ऐसे ही कर दिया 5-7 किलोमीटर के रास्ते में। तो ये ऐसी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, ठीक है। तो ये वो बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अभी एक और एक्स्ट्रा बता देता हूं आप लोगों को यहाँ पर, इससे भी अगर क्वेश्चन बन जाए। एक गति शक्ति के नाम से एक मास्टर प्लान है जिसके चलते हमारे देश में बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जा रही है। इसमें से एक है यहाँ पर रोडवेज कैपेसिटी, तो उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। रेलवेज ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी के बारे में बात करें, उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है, ठीक है। नए एयरपोर्ट, इसके हेलीपोर्ट और इसी के साथ में एरोड्रोम्स, जो कि पानी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वाटर एरोड्रोम्स। ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की जा रही है और इसी के साथ में 4G कनेक्टिविटी, खासकर गांव वाले एरिया में भी कनेक्टिविटी करने के बारे में बात की जा रही है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि गति शक्ति जो प्रोग्राम है उसका बेसिक पर्पज है कि आज की डेट में देश के अंदर शानदार तरीके से आप लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड यहाँ पर करा सकते हैं। यानी कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री में ढांचागत विकास होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा प्लान भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गति शक्ति प्लान क्या है। तो ये माना जा रहा है कि इनलैंड वाटरवेज अगर हम लोग आज के डेट में आगे लेकर चल रहे हैं तो गति शक्ति प्लान भी यहाँ पर उसी का पार्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो गति शक्ति यानी कि गति देगा, एक तरीके से जो गति दे रही है उसको शक्ति भी देगा, यहाँ पर ये ऐसा प्लान है जो रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया था। तो क्या क्या हम लोगों ने नॉर्मली इसके अंदर देख लिया, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताना चाहूं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बातें कर ली, और यहाँ पर अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका नाम जो था अभी यहाँ पर कुछ और था, इसका नाम भी चेंज करके अभी नया रखा गया। चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी नया नया ताजा ताजा इसका नाम चेंज किया गया। बताइए चलिए कौन नाम चेंज किया गया। पहले अभी मैंने इंडिया और बांग्लादेश के बारे में भी आप लोगों से बात कर ली, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाएगा जब बांग्लादेश न्यूज में, दुनिया में अगर किसी कंट्री के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा टच करता है तो है बांग्लादेश। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम टच करता है अफगानिस्तान के साथ में। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में 5 देश और आते हैं, उन 5 देश के नाम आप लोग को बताने हैं। देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने एक अथॉरिटी के बारे में बात कर ली, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। एक नया रूट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बढ़ा दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र की कनेक्टिविटी और सुंदरवन डेल्टा के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। कौन कौन से वाटरवेज हैं उनका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उससे चलते क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है वो बता दी। रो सर्विस के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, और गति शक्ति प्लान के बारे में बता दिया। तो एक ही टॉपिक के अंदर कई सारे यहाँ पर 5 से 6 टॉपिक मैंने अलग अलग आप लोगों को कवर करा दिए। ये सारा जो है बैकग्राउंड का स्टैटिक पोर्शन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो मैंने इसलिए कंबाइन कर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी न्यूज एनालिसिस के अंदर यहाँ पर वही सारी बातें हैं, क्या क्या चल रहा है आप लोगों को पता है। यूक्रेन के बारे में मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। मोदी साहब के द्वारा प्राइम मिनिस्टर जो हंगरी है उनसे बातें की गई, अपने लोगों को निकालने की बातें चल रही हैं, तो आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बेसिकली रशिया के द्वारा बोल दिया है कि यहाँ पर ओवरथ्रो यूक्रेन गवर्नमेंट, हम कहेंगे एक तरीके से यूक्रेन की गवर्नमेंट को उठाकर फेंकना, ये हमारा बेसिकली पर्पज नहीं है। मतलब सारी वही बातें आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए चीजें वही पढ़िए जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है, बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीजें जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो सिलेबस के थ्रू पता चलेगा, और सिलेबस के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रखी है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो सिलेबस के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, सिलेबस में कौन सा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक और यहाँ पर राजीव गांधी के केस के जो मर्डर के केस के जो लोग थे उनको छोड़ा गया है 32 साल की बाद में, जबकि सेंटर इसको नहीं चाह रहा था छोड़ा जाए। तो ये एक अलग इशू है जिसको आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ के द्वारा नई पेंशन, छत्तीसगढ़ के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको इंप्लीमेंट किया रहा है फिर से, जहां पर उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर अखिलेश साहब भी बोल रहे थे कि पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा बोला गया कि मोनेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, खासकर किसके बारे में, जो न्यू फर्म मोनेटाइजेशन लैंड एसेट्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर बेसिकली नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है उसके थ्रू फॉर्म किया था यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं पर हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ बस। एक काफी बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर एक आईबी के ऑफिशियल थे, रिटायर ऑफिशियल, आप लोग ये समझ सकते हैं कितनी होगी, ठीक है, 60 साल के करीब, उनके द्वारा यहाँ पर रेप किया गया एक माइनर लड़की का, ठीक है, 17 साल की लड़की का। तो यहाँ पर एक बुढ़ापे में बुढ़ा सटिया गया है, इसको शर्म नहीं आई, आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये खिलाफ केस लग गया है, जो केस लगा है यहाँ पर बेसिकली वो आप लोग देखते हैं, पोक्सो, ठीक है, POCSO। तो यहाँ पर 2012 का हमारी कंट्री में एक्ट था, जिसके थ्रू यहाँ पर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है बच्चों के साथ में तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। जीएस पेपर 2 के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं, तो सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पोक्सो के बारे में आप लोगों के सामने तो पूरा आर्टिकल के नोट्स हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये आप लोग इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि क्या क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है।
बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर जो आज के लिए बात करें तो बात की जा रही है कि डेली इंग्लिश के एक नया शब्द कम से कम सीखना चाहिए, कुछ शब्द कम से कम सीखने चाहिए। तो यहाँ पर ये यहाँ बेसिकली जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं, तो इनको बता दो कि डेली 5 शब्द जो है वोकैबुलरी के स्टडी और फैमिली में सिखाए जाते हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें चाइना के साथ में सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है एलएसी वाले एरिया में, तो ये मुद्दा है यहाँ पर, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। द हिंदू जो है फिर से पब्लिशर ऑफ द ईयर बनाए यहाँ पर, ठीक है, सेकंड ईयर इन द रो, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो WANIFRA अवार्ड यहाँ पर द हिंदू को मिला है, तो एक बेहतरीन न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो कर रहे हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। बाकी सुडोकू है उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन जो है उसके आंसर दिए गए हर्षिता के द्वारा काफी अच्छे से, तो यहाँ पर देख सकते हैं रामाप्पा टेम्पल बेसिकली तेलंगाना के अंदर है, इसके बारे में मैंने बात की थी। और बाकी आरबीआई के गवर्नर ये सब चीजें यहाँ पर रूपी उदय कुमार के द्वारा ये काफी अच्छे से आंसर दिए गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को पार्टिसिपेट करते रहना है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अच्छा, पानी जो है वो किस लिस्ट के अंदर आता है, कौन कौन लिस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है या फिर स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, ये आप लोग बता सकते हैं। इरिगेशन किसके अंदर आता है ये भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश तक जरूर पहुंचाना, क्या आंध्र प्रदेश से कोई सुन रहा है यहाँ पर बच्चा, बताएगा कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। 5 शब्द हैं, आप लोगों को इंप्रूव करेंगे, आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों से एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं कई बार, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों से कई सारी जगह जहां पर आप लोगों को पॉसिबल लगे इनका यूज करिएगा, ठीक है। स्टे मतलब होता है भटकावा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि स्टेड हो, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में स्टक डाउन होते हैं, कई बार कोड जो होता है स्टक डाउन कर दिया, ठीक है, मार डालना, खत्म कर देना, ऐसा बोल सकते हैं। एलिसिड होता है प्रकाश डालना, चीजों को सामने लेकर आना, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर वेमनली बेसिकली बोला है जोरदार, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से फोर्सफुली आप लोग बोल सकते हैं। प्रोनाउंस करेंगे इसको वेहेमेंटली, ठीक है, तो यहाँ पर ये जोरदार तरीके से बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव बेसिकली यहाँ पर देखने को मिला बाहरी, ठीक है, तो यानी कि बाहर का कोई एक तरीके से जो कि एक तरीके से कोई अदर जो कि यहाँ का इसका पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट ना आउटसाइड। तो ये 5 शब्द जो है आप लोग इनको अपना बेसिकली आज इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, ताकि आप लोग फिर ये ना बोले कि सर क्वेश्चन के आंसर तो रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, सस्टेनेबल सिटीज इन इंडिया, तो मिलकर काम किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर ये कौन कौन सी सिटीज आती हैं तो इसके बारे में याद रखिएगा, आंसर है सी। तो हमारी कंट्री की बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। इसी के साथ में आप लोग पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, फीडबैक दे सकते हैं आप लोगों को जैसे सुटेबल लगे, लाइक डिसलाइक कर। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों कन्वर्स से छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।